जी, अस्सलाम वालेकुम। जर्मनी से मैं मावश ख़ान इस वक्त आप लोगों के साथ मौजूद हूँ 39 न्यूज़ के साथ। और मुझे ख़ुशी है कि अब मैं जो है वो अपना काम 39 न्यूज़ के साथ शुरू कर रही हूँ और इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ें जो है वो मैं आपको इस चैनल पे जो है ना मुख्तलिफ़ चीज़ों के साथ, मुख्तलिफ़ स्टोरीज़ के साथ या कभी कहीं ट्रैवलिंग के साथ मैं आप लोगों को नज़र आऊँगी। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से पहले आपने जो है वो उस बच्चे की जो है वो स्टोरी को आप लोगों ने बहुत पसंद किया और उस चीज़ को समझा, मुझे उम्मीद है कि आज की स्टोरी भी आपको समझ आएगी। सफ़ीना के साथ एक नई स्टोरी आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। आजकल दुनिया में जो एक बहुत बड़ा मसला चल रहा है यूक्रेन की जंग का, इस वक्त जो हॉट टॉपिक है और एक करंट अफेयर्स का जो टॉपिक समझ लें वो यही है कि इस वक्त यूक्रेन में हो क्या रहा है। सोशल मीडिया का दौर है, बहुत कुछ ऐसा हमारे सामने आ रहा होता है जिसकी असल में कोई हकीकत होती ही नहीं है। इसलिए इस वक्त इन मामलात में और जब जंग कहीं हो रही होती है तो हम फैसला नहीं कर पा रहे होते कि कहाँ क्या हो रहा है और किस तरह से हो रहा है, क्या सच है और क्या झूठ है। इसी हवाले से आज मैं सफ़ीना के साथ यहाँ आपकी स्टोरी लेकर आई हूँ। सफ़ीना यूक्रेन की जैसे ही जंग शुरू हुई थी, इनको अपने घर से अपने घर वालों को छोड़ के अपने शौहर को, क्योंकि वहाँ पे लॉ था कि जो है वो 60 साल तक के जो लोग हैं, मर्द हैं, वो उस मुल्क को नहीं छोड़ सकते। तो सफ़ीना को अपने छोटे से बच्चे के साथ जो है वो यूक्रेन छोड़ के जो है वो निकलना पड़ा। और निकलने के बाद इनके साथ क्या क्या हुआ, या अभी पिछले दिनों इनको 2 हफ़्ते की इजाज़त मिली थी कि ये यूक्रेन जाके अपने घर वालों से, अपने शौहर से मिल सकती हैं, तो वो हालात कि उस वक्त क्या हालात थे और आज क्या चल रहा है, ये सारी तफसीलात हमें सफ़ीना बताएंगी। जी सफ़ीना, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मार्च 19 को जर्मनी आई फ़र्स्ट टाइम। एंड उससे पहले सिंस 2019 से मैं हमेशा यूक्रेन में रहती थी। मेरी शादी हुई अक्टूबर 2019। एंड फिर उस टाइम से लेके टिल 2022 तक मैं हमेशा यूक्रेन इंडिया से ट्रैवल करती थी। बस जैसे दनील मेरे बच्चे की पैदाइश के बाद मुझे इंडिया जाने के लिए मौका नहीं मिला। हम लोग ट्राई कर रहे थे लेकिन मौका नहीं मिला, लेकिन जर्मनी में आ गई। और जब मैं यूक्रेन से तभी जिस टाइम पे जंग चल रही थी, एक्चुअली 24 फरवरी 2022 को जंग स्टार्ट हुई, लेकिन 26 फरवरी को हमारे फ़्लाइट्स बुक हुए थे इंडिया जाने की। और क्योंकि पहली बार मेरे पेरेंट्स मिलना चाहते थे बच्चे को, और उनका फ़र्स्ट बर्थडे भी आने वाला था। मार्च 23 को उनका बर्थडे है, फर्स्ट ईयर। तो इसी वजह से हमने 26 का बुक किया था फ़्लाइट्स, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जंग स्टार्ट हो गई और उसी वजह से मुझे वहाँ पे काफ़ी दिन रहना पड़ा। और ऊपर से उसी टाइम पे मुझे कोविड का अटैक हुआ था। तभी ओमिक्रॉन चल रहा था और मेरा बेटा भी वो हॉस्पिटलाइज्ड था। ऑलमोस्ट 3-4 डेज़ हम लोग हॉस्पिटल में थे। फिर 22 को हम लोग डिस्चार्ज हुए। फिर 23 को मेरे हस्बैंड कीव जाके हमारे पासपोर्ट्स वगैरह इंडियन एम्बेसी से कलेक्ट करके, फिर 24 सुबह से ही बम्बार्डिंग स्टार्ट हो गई। एंड उस टाइम पे हालत ऐसी ख़राब थी कि सेकेंड डे ही हमारा घर सब ऑक्यूपाई हो गया था। लाइक हमारी जो डिस्ट्रिक्ट है वो सब ऑक्यूपाई हो गया था। इनफैक्ट सेकेंड डे ही हम लोग हमारे घर के सामने से रशियन मिलिट्री जाते हुए हम लोग देखा। और जब भी हम लोग कुछ बम्बार्डिंग की आवाज़ सुने तो हम लोग नीचे बेसमेंट में जाके रहते। और हम लोग टेलीग्राम करके जो एप्लीकेशन है उसमें बहुत सारे चैनल्स हैं, तो उसमें हम लोग बहुत न्यूज़ पे ही बहुत ज़्यादा ध्यान था। और जो लोग हमें बोलते कि अभी इतने टाइम को आप ऐसे, लाइक कर्फ्यू भी था, और ऊपर से विंटर ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला था और डे लाइट भी बहुत कम थी, तो हम लोगों को लाइट जलानी अलाउ नहीं करते थे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल सनसेट ऑलमोस्ट
3:30 4 o'clock ऐसे हो जाता था। तो उसके बाद से बस अंधेरा, तो लाइट्स भी हम लोग ऑन नहीं कर सकते थे। फिर ऐसा होने लगा कि हम लोग ज़्यादा खाने पीने का भी पैकिंग नहीं किया, लाइक हमने चीज़ें ज़्यादा लिए नहीं थे, क्योंकि हमारा तो प्लान था कि जाने का इंडिया का, तो हमने ग्रोसरी शॉपिंग इससे सब नहीं किए थे। तो हम लोग वी वर रनिंग आउट ऑफ फूड इनफैक्ट। तो सफ़ीना, ये जो जंग शुरू हुई, जो मामलात शुरू हुए, तो क्या आप लोग इसके लिए मेंटली तौर पे, ज़हनी तौर पर तैयार थे, या ये बिल्कुल अचानक हुआ? क्योंकि हम लोगों को भी नहीं ये बात वो थी कि हम, जब मुझसे कोई पूछता था तो मैं इस चीज़ को मतलब सीरियस नहीं ले रही थी, लेकिन जब अचानक से जो है वो पता चला कि जी अटैक हो गया है, तो ये मेरे लिए भी जो है वो बड़ी हैरानी की बात थी। तो आप लोग क्या सोचते थे, आप लोगों की क्या सिचुएशन थी, और शौक थे या आप लोग पहले से ही तैयार थे इन चीज़ों के लिए? एक्चुअली द थिंग इज़, लास्ट ईयर भी ऐसे ही एस्केलेशंस, लाइक डी एस्केलेट करने की कोशिश कर रहे थे। इनफैक्ट लास्ट ईयर भी ऐसे ही बॉर्डर के पास आए थे ट्रूप्स, लेकिन डी एस्केलेट हो गया था मामला। तभी आई रिमेंबर कि मैं प्रेग्नेंट थी। फिर ये बार भी क्या हुआ था, सिंस दिसंबर से ही ये लोग तैयारी कर रहे थे, और हमारे कोई दोस्त थे जो हम लोगों को बोल रहे थे कि मे भी कुछ प्रॉब्लम होगा, कॉम्प्लिकेटेड होगा। बाद में हम लोग लिटरली प्रिपेयर्ड नहीं थे, लेकिन हाँ, हमें फीलिंग आ रही थी कि शायद ये बार होगा, एंड इसलिए हम लोग जल्दी इंडिया को बहुत जल्दी जाने की कोशिश भी कर रहे थे। बट एक्चुअली रशिया और यूक्रेन का तो प्रॉब्लम बहुत सालों से चल रहा है, ये ऐसा नहीं कि अभी हो रहा है, लेकिन हम लोग बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं थे, हम लोग अनप्रिपेयर्ड थे। एंड बस बट हाँ, हमारे फ्रेंड्स थोड़े बता रहे थे कि हाँ, कि कुछ बैड होने वाला है, लेकिन गवर्नमेंट भी ऐसे ही बता रहे थे कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आई एम श्योर वो इसलिए बता रहे थे कि वो पैनिक नहीं क्रिएट करना चाहते थे, इसलिए वो एकदम लो इन्फॉर्मेशन दे रहे थे, बहुत हाँ, नीचे की इन्फॉर्मेशन दे रहे थे। तो एब्सोल्युटली। सफ़ीना, अचानक से जो ये सारे मामलात हुए और आपको वहाँ से निकलना पड़ा, तो आपने बताया था कि निकली तो आप इंडिया जाने के लिए थी, तो जर्मनी कैसे पहुँची? तो मैं एक्चुअली इवैक्यूएशन के बसेस स्टार्ट हो गए थे, तो मार्च 8 को वो सेफ़ कॉरिडोर ऐसा या ग्रीन कॉरिडोर ऐसे स्टार्ट हुआ था। अनफॉर्चुनेटली 8 के दिन क्या हुआ था कि मैं खड़ी हुई थी बस स्टॉप में, हमने बहुत कोशिश की बसेस को रोकने के लिए, लेकिन कोई नहीं रोका। एंड तो हम लोग ऐसे ही वापस चले गए। मैं सोची कि नहीं, मैं हस्बैंड को बताया कि मुझे इंडिया नहीं जाना है तुम्हें छोड़ के, मुझे यूक्रेन में ही रहना है, आपके साथ रहना है। तो मैंने बहुत कन्विंस भी किए, हम लोग मान भी रहे। लेकिन नेक्स्ट डे क्या हुआ था, फिर हमें पता चला कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी बसेस हैं, और हमारे सास वगैरह सब लोग, लाइक मेरे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, सब लोग इंसिस्ट कर रहे थे कि मैं जाऊं, क्योंकि मेरी तबीयत भी ख़राब थी, दनील की भी तबीयत ख़राब थी, और ऊपर से वी वर रनिंग आउट ऑफ फूड, हमारे पास खाना नहीं था। इनफैक्ट दिन में मैं एक ही बार ओट मील ऐसे खाती। इमीडिएटली जितना भी हो सके मैंने बस एक बैकपैक में मोर ओवर बच्चे के खाने पीने की चीज़ें रख दी, फिर उनके ज़्यादा कपड़े, मेरे तो जस्ट 2-3 गारमेंट्स जैसे रखे थे। तो बस एक बैकपैक रख के हम लोग निकल गए, और उस टाइम पे तो विंटर था, बहुत कोल्ड था, लाइक ऑलमोस्ट 10 डिग्रीज़ 12 डिग्रीज़ ऐसा था। तो रात को तो और भी ठंड। तो हम लोग सुबह निकल गए हमारे घर से अराउंड 11 o'clock ऐसे। फिर हम लोग बस में बैठे, फिर बस से हम लोग पोल्तावा को गए। तो वो ऑलमोस्ट 12 घंटे का बस में, और वो भी स्कूल बस, नॉर्मल बसेस नहीं थे, तो बहुत मुश्किल हुई बच्चे को गोद में रख के इतना लंबा सफ़र करना। हम लोग सुबह 11:30 बजे निकले, और हम लोग रात के 11:30 पहुँचे। फिर लंबा सफ़र बहुत था लंबा आपका। सफ़र, हाँ। सही। तो फिर आप पहले पोलैंड गए थे आप लोग? पहले यूक्रेन का ही हमारा जर्नी 4 दिन का ऐसा था, लाइक तो एक्चुअली हम लोग जो है सुमी में रहते हैं, लाइक ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में। एंड सुमी से लिवीव जाना तो ऑलमोस्ट 12 से ऑलमोस्ट 18 आवर्स का जर्नी है। एंड तो हम लोग सुमी से निकले। सुमी में एक छोटा सा सिटी है, तो से
हम लोग पोल्तावा को गए, लुबनी करके वहाँ पे रेलवे स्टेशन था, वहाँ पे हमने ट्रेन में बैठे, फिर ट्रेन 2 घंटे के बाद निकली और ऊपर से एयर राइड सायरन्स इतने हो रहे थे, तो हॉल्ट हो के हमारी ट्रेन स्टार्ट हुई। तो फाइनली 12-1 बजे से हमारी ट्रेन निकली एंड नेक्स्ट डे शाम को हम लोग लिवीव पहुँचे। किस हालात में ये वहाँ से निकली और वहाँ की क्या सिचुएशन थी, उसके बाद ये जो है वो मुख्तलिफ़ जगहों से पूरे मुल्क से गुज़र कर जो है यूक्रेन से गुज़र कर ये पोलैंड पहुँची। पोलैंड से इनको इंडिया जाना था लेकिन ये इंडिया नहीं जा सकी। मजबूरन फ़ैसला करना था कि उस वक्त कहाँ जाएं, इंडिया जाएं या ये जर्मनी आएँ। तो इन्होंने जर्मनी में रहने का फ़ैसला किया। छोटे सा बच्चा लेके ये बर्लिन आई। बर्लिन में इनको एक फ़ैमिली ने अपने पास जो है वो रखा और उसके बाद अभी रिसेंटली जो है वो कोई हफ़्ते 1.5 हफ़्ते पहले जो है सफ़ीना अपने मुल्क गई थी, अपने शौहर के पास गई थी और जो है वो वहाँ उनसे मिल कर आई हैं। तो अब जो इस वक्त की सिचुएशन है, जो इस वक्त के हालात हैं यूक्रेन के, हकीकतन वो क्या है इस वक्त जंग के। तो चलें सफ़ीना से पूछते हैं। जी सफ़ीना। तो मैं आफ्टर 5 मंथ्स के बाद मैं यूक्रेन गई। 2 हफ्ते के लिए मुझे इजाज़त मिली। तो जब मैं गई तो जब मैं आई तो बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन था। मैं देख रही थी कि रोड्स में सब टैंक्स वगैरह डिस्ट्रॉयड हुए थे, घरें सब डिस्ट्रॉयड हुए थे और हर जगह ब्लॉक पोस्ट था मिलिट्री के, और ट्रैवल इटसेल्फ बहुत स्लो था। बट जब मैं वापस गई तो हर चीज़ ऑलमोस्ट नॉर्मल दिखी। लेकिन हाँ, कीव के पास जब मैं ऑलमोस्ट कीव पहुंच रही थी तो कीव के पास मैं डिस्ट्रॉयड शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस, पेट्रोल बंक्स, घर के ऊपर मिसाइल्स, ये सब मैं देखी थी। मैं इनफैक्ट वीडियोस तो बस एक दो वीडियो ही ली थी, ज़्यादा लेने नहीं हुआ क्योंकि मैं सफ़र में थी। तो लेकिन वहाँ पे अभी मेरे सुमी में से तो रशियंस ऑलमोस्ट अप्रैल 3 में ही वो छोड़ गए। टिल अप्रैल 3 या 4 तक वो सुमी में ही थे। तो इसी वजह से मेरे हस्बैंड भी लिवीव में ही थे, वो वापस नहीं गए जल्द उनके घर। तो जैसे हमें कंफर्मेशन मिला कि ओके सुमी से निकल गए रशियंस, तो उसके 10-15 दिन के बाद मेरे हस्बैंड वापस घर गए। तो तब तक मेरे इन लॉज सुमी में है, मेरे हस्बैंड लिवीव में है और मैं इधर थी जर्मनी में। फिर बाद में मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुश हो गई कि मेरे हस्बैंड वापस चले गए, लेकिन फिर भी वो ईस्ट में रहते हैं तो मुझे बहुत अभी भी फ़िक्र हुई है क्योंकि ऑलमोस्ट एवरीडे एयर राइड्स होते रहते हैं। एयर राइड्स का अलर्ट्स आता है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा घर सेफ़ है अभी। लेकिन ऐसा मैं नहीं बोल सकती हूँ कि 100% सेफ़ है, लेकिन ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। एंड तो हर चीज़ एकदम एक्सपेंसिव हो गया है, पहले इतना एक्सपेंसिव नहीं था। लेकिन हाँ, खाना पीना सब है, पहले जैसे नहीं है। और अभी जो अफेक्टेड एरियाज़ है वो पूरा साउथ में है, जैसे खरसोन, मरियोपोल, खार्किव, वो तो नॉर्थ ईस्ट में होगा। लेकिन जो अमवात हुई हैं वो भी इन्हीं इलाकों में ज़्यादा हुई हैं। हाँ, ज़्यादातर सुमी भी फ्रंट लाइन में है। हम सुमी सिटी आके 20 किलोमीटर लाइक ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर्स का ये है रशिया का बॉर्डर है सुमी सिटी से। तो हम लोग तो ऑलमोस्ट 120 किलोमीटर्स दूर है। लेकिन उनको फिर से रशियंस आने का बहुत चांसेस है, तो बहुत, क्योंकि जैसे जंग स्टार्ट हुई नेक्स्ट डे ही हम लोग रशियंस टैंक्स को सब देखे। ऑलमोस्ट 72 टैंकर्स, आर्टिलरीज, ये सब हमारे घर के सामने। मुझे अभी भी याद करने से बहुत घबराहट होती है। ऐसे हाँ। चलें, अब वो वक्त तो गुजर गया ना जिस वक्त आप वहाँ थी और जब जंग शुरू हुई और जंग से आप यहाँ अभी निकल कर आप जो है वो यहाँ आई हैं। अब ये बताइए, जो अभी 2 हफ्ते आप जो वहाँ रह कर आई हैं वो कैसा रहा? वहाँ आपने क्या देखा? जैसे कि आप बता रही हैं कि काफ़ी तबाही हुई है, हाँ जी। लोग भी बहुत मरे हैं और सही की जंग हो रही है वहाँ पर। तो जो कुछ सोशल मीडिया पे आ रहा है कि मतलब रशिया का पलड़ा भारी है या यूक्रेन का पलड़ा भारी है, इस बारे में आप क्या सोचती हैं, कैसे देखती हैं इस जंग को? ये रशियन अग्रेशन है। इट वाज टोटली अनप्रोवोक्ड। हाँ, पहले से
इनफैक्ट 2014 में क्रिमिया को एनेक्स किए थे। फिर डोनेस्क और लुहांस्क में तो 8-9 साल से तो चल ही रहा था, लेकिन अभी तो ये चाहते थे कि कीव गिर जाए, लेकिन यूक्रेनियंस नहीं चाहते कि वो रशियन के कंट्रोल में हो या पुतिन के, वो तो डिक्टेटरशिप हो रहा है। बेलारूस में भी वही प्रॉब्लम है, रशिया में भी वही प्रॉब्लम है। रशिया के लोग ही हैप्पी नहीं हैं उनके प्रेसिडेंट से, लेकिन क्या करें, वो कोई भी आवाज़ उठाएंगे तो उनको प्रिजन में डाल देंगे। तो इनफैक्ट यूक्रेन चाहता है कि वो यूरोपियन इसमें, हाँ। और मैं भी, जब मैं शादी से पहले मेरे हस्बैंड जब यूक्रेन के बारे में बोल रहे थे, मैं सोची रशिया और यूक्रेन सेम है, लेकिन वहाँ जाके मुझे पता चला कि दोनों अलग कंट्रीज़ हैं एंड अलग लैंग्वेजेस हैं, उनका अलग अलग आइडेंटिटी है। तो यूक्रेन अपना खुद का आइडेंटिटी चाहता है एंड रशिया छीन रहा है वो आइडेंटिटी। इनफैक्ट अभी जो खेरसोन में ऑक्यूपाई किए, तो खेरसोन में फोर्स करे थे रशियन लैंग्वेज का, स्कूल में सब रशियन लैंग्वेज सिखाने का, लेकिन यूक्रेन को एकदम अबॉलिश कर रहे थे। तो यूक्रेनियंस यही चाहते कि उनको फ्रीडम चाहिए। इनफैक्ट वो इंडिपेंडेंट कंट्री है, लेकिन वो चाहते हैं कि वो प्रोग्रेस हो लाइफ में या डेवलप्ड कंट्री हो। तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कंट्री। सो मैं ये बार 2 वीक्स जो मैं गई थी, तो मैं मेरे इन लॉज के साथ ही, हमारा घर तो नहीं है, हमने घर छोड़ दिया था। तो अभी मेरे हस्बैंड भी मेरे उनके मॉम के साथ रहते हैं, जैसे लाइक मेरी मदर इन लॉ के साथ रहते हैं, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, फिर मेरे देवर भी रहते हैं। तो जब मैं वापस गई तो उनके साथ रही 2 हफ्ते। फिर हमारे जो सास के भाई हैं वो खारकीव में हैं, वो तो घर में नहीं रहते, वो कभी कभी बेसमेंट्स में रहते हैं, या उनके जो बेटा है उनका घर तो डिस्ट्रॉयड हो गया था, एक 15 दिन के अंदर ही उनका घर बर्बाद हो गया था। तो मेरे कज़िन हुए वो, तो मेरे कज़िन के वाइफ एंड उनका बेटा 8 साल का है, वो पोलैंड में है। और उनकी मम्मी, मेरे कज़िन की मम्मी, जैसे मेरे मामी सास, तो वो अभी ड्रेसडन में है उनकी बेटी के साथ। तो ख़वातीन जो है वो वहाँ से निकल आई हैं, सिवाय आपकी सास के। आपकी सास वहाँ से नहीं निकली। वो नहीं चाहते कि वो उनका घर नहीं छोड़े, और वो नहीं चाहते कि वो अपना कंट्री छोड़े। इसी वजह से वो वहीं पे रह गए। मैंने उनको बहुत इंसिस्ट किया कि आप आ जाइए मेरे साथ, मेरे पास रहिए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। तो हम लोग सब, हमारी पूरी फैमिली इधर उधर, हमारे थोड़े फैमिली पोल्तावा में है, जो सेंट्रल यूक्रेन में है। फिर लिविव में तो हमारे फ्रेंड सर्कल है। तो बट हाँ, हमारी फैमिली तो एकदम, मैं यहाँ हूँ बर्लिन में, वो ड्रेसडन में है। मेरे हस्बैंड की बेस्ट फ्रेंड तो लेहेस्टन सेंट्रल जर्मनी में है। फिर सब लोग टिटर बिटर हो गए। हाँ, तो घर सब, उनका तो घर डिस्ट्रॉयड हो गया था। उन्होंने हमें वीडियो भी शेयर किए थे कि आफ्टर 2-3 डेज़ के बाद, जब घर में पूरा जब फायर एक्सटिंग्विश सब किए, तभी कुछ भी बचा नहीं था। एंड यह बहुत मुश्किल रहा है, लेकिन अभी ठीक है। अभी हमारे एरिया तो ठीक ही था, लेकिन जो अभी अफेक्टेड, जैसे मेरे मामू रहते हैं वहाँ पे खारकीव में, वहाँ पे तो सिचुएशन एकदम ख़राब था। लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिन, एक सितंबर 1st वीक से काउंटर अटैक हो रहा है, तो यूक्रेन ने वापस खारकीव को ऑक्यूपाई डी ऑक्यूपाई किया। तो रशियंस मिलिट्री वहाँ से निकल गए, रिट्रीट हो गए। तो मतलब ये कहा जाए कि पूरा यूक्रेन जो है वो जंग से मुतासिर नहीं हुआ है, बल्कि कुछ उसकी जगहें हैं, कुछ इलाके हैं जो कि जंग की वजह से जो है वो मतलब उस जंग का शिकार हुए हैं, और जो रशिया ने जो हमला किया और उससे उस पर कब्ज़ा किया, वो कुछ इलाके हैं, कुछ इलाके वापस ले लिए गए हैं। तो अभी ये मामला चल रहा है। तो आप क्या सोचती हैं, अभी आप देख कर आई हैं वहाँ पे, कि क्या कोई जंग बंदी के कोई आसार हैं या अभी ये मामला चलेगा? आप क्या सोचती हैं?
मैं ये सोचती हूँ कि अभी विंटर आने वाला है, बहुत ठंड होती है वहाँ पे, ऑलमोस्ट -30 तक जाता है। बहुत दिल घबराता है एकदम। मैं तो उस दिन तो बाहर निकलती भी नहीं हूँ, तो इतना इतना मुश्किल समय में आई डोंट थिंक कि ये वॉर कंटिन्यू चलेगी। और जैसे कि जैसे खार्किव उन्होंने तो अप्रैल में ही ऑक्यूपाई कर लिया था, लाइक हाफ, थोड़ा बहुत कुछ। लेकिन जब भी ये लोग ऑक्यूपाई करके जब डी ऑक्यूपाई करते तो बहुत ज़्यादा हम लोग डिस्ट्रैक्शंस देखते हैं। डिस्ट्रैक्शंस जैसे लोग मरे हुए हैं रोड पे, बच्चे ऑलमोस्ट 350 बच्चे मर गए, ऑलमोस्ट 1000 बच्चे इंजर्ड हुए हैं। लाइक एम्पुटेशन हुआ है, उनके पैर नहीं, हाथ नहीं, ऐसे बहुत सारे फैमिलीज़ तबाह हुए हैं। बहुत सारे घर चले गए। तो अभी वो फिर से रिकंस्ट्रक्ट करना तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन देखते हैं कैसा होता है। बट बहुत सिचुएशन ख़राब, लाइक जो लोगों, अभी हम लोग ठीक हैं, लेकिन हमारे जो अंकल रहते हैं खार्किव में, उनका घर का पता नहीं कैसा है, कैसे रहेंगे, क्या उनका क्या। वो तो एकदम, वो इतने स्ट्रेस में तो वो 80 से 45 kgs हो गए एकदम, खाना पीना भी एकदम कम। तो सरवाइव, अभी तो वहाँ पे लोग सरवाइव कर रहे हैं। मतलब हालात अभी मुश्किल हैं, बहुत मुश्किल अभी है, संभले नहीं हैं। नहीं, क्योंकि एयर राइट्स जैसे हम, द थिंग इज़ उनका ज़्यादा फोकस है सी के पास, जैसे खेरसोन सी में टच होता है, मरियोपोल, ये सब कोस्ट लाइन है ब्लैक सी के। और सुमी ये सब बॉर्डर में है, नॉर्थ ईस्ट एकदम, बेलारस और रशिया के बॉर्डर के पास आता है, चर्निहिव, सुमी, खार्किव। तो सुमी से वो तो अप्रैल में ही निकल गए। खार्किव में अभी 1-2 हफ्ते में इतना ज़्यादा रशियन आर्मी को डिफीट कर दिए यूक्रेन। अभी खेरसोन में भी अभी स्टार्ट कर दे, तो पूरा पुश करके उनको एकदम, जो भी उन्होंने ऑक्यूपाई किए उन वहाँ से सब उनको हटा रहे हैं। तो इनफैक्ट रशियन आर्मी भी गिव अप कर रही है, सरेंडर कर रही है। तो इनफैक्ट खेरसोन में भी सुनने में आ रहा है कि वो लोग नेगोशिएशंस के लिए तैयार हैं। एंड बट पता नहीं ये पुतिन क्या चाहते हैं, क्योंकि उनको तो पहले ही 4-5 डेज़ में वो बोल रहे थे कि कैपिटुलेशन करना होगा कीव को। लेकिन हम लोग प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की को बहुत मानते हैं कि वो बहुत अच्छे लीडर हैं। वो अपना कंट्री छोड़ के नहीं गए, क्योंकि प्रीवियस लीडर तो ऐसे किया था, लाइक विक्टर कोई। अभी वही तो रशिया चाहता है कि प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की को हटा के उसको डालने के लिए। वो तो $2 मिलियन ऐसे लेके भाग गया था जब 2014 में जब क्रीमिया एनेक्स किए थे। तो बहुत सारे हमारे जो प्रेसिडेंट्स थे वो ठीक नहीं थे, लेकिन ये प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की से बहुत उम्मीद है। एंड सब लोग मानते हैं उसको। तो आई होप इंशाल्लाह सब ठीक हो जाए जल्द से जल्द, और सब नॉर्मल हो जाए, सो दैट हम हमारी फैमिली के पास एक जाके मिल सके, रीयूनाइट हो जाए। ओके, हाँ। इंशाल्लाह ताला। जी, तो नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आपको आज की स्टोरी, सफ़ीना की कहानी से बहुत कुछ सोचने को, समझने को और बहुत कुछ जानने को मिला होगा। जंग शुरू तो इंसान करता है, लेकिन उसका इख्तिताम इंसान के अपने हाथ में नहीं होता। लेकिन सफ़ीना फिर भी पुरउम्मीद है कि जल्द ही इस जो है वो जंग का ख़ात्मा होगा, हालात नॉर्मल होंगे और ये फिर से अपनी फैमिली के साथ मिलकर रह सकेंगी। अपनी मेज़बान मावश खान को इजाज़त दीजिए। 39 न्यूज़ के साथ अल्लाह हाफ़िज़। अहम इश्यूज हों या मुल्की और गैर मुल्की शख्सियात की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। बावसूख ज़राए से मुसद्दिक़ा खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए अभी हमारी वेबसाइट को विजिट कीजिए। इसके साथ साथ आप हमें फेसबुक पर लाइक और फॉलो भी कर सकते हैं।
इसके अलावा हर टाइम ओवरसीज पाकिस्तानियों के हालात और मसाइल के हल को जानने के लिए हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। हम कर रहे हैं आपको हर लम्हा बाखबर, क्योंकि है 39 न्यूज़ पर आपका एतबार।